संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का विभक्ति प्रकरण पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे द्वितीया विभक्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग द्वितीय विभक्ति को आज हम सीखने जा रहे हैं। पहले सूत्र है कर्तुर ईप्सितमम कर्म। कर्तुर ईप्सितमम कर्म ये लिखा गया है। वाक्य में कर्ता की सर्वाधिक अभिष्ट कर्म होता है। कर्तु होता है कर्ता। कर्तु में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगी। ईप्सितमम होता है अभीष्ट, यानी जिसको बहुत ज़्यादा चाहता है। ये तम प्रत्यय है जिसका अर्थ है बहुत अधिक। ठीक है, तो कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है वो होता है कर्म। समझ में आए बच्चों? कर्तुर ईप्सितमम कर्म ये लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि सेंटेंस में जो कार्य करने वाला कर्ता होता है वो जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है वो कर्म होता है। जैसे कि हमने कहा बालः जलम पिबति। अब बालक किसको चाह रहा है? बाल इस कर्ता, ये हो गया हमारे पास कर्ता। पिबती हो गया क्रिया। बालक किसको सबसे ज़्यादा चाह रहा है? क्या चाह रहा है वो? पानी पीना। तो जलम, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जलम शब्द क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहे वो होता है कर्म। इसमें शब्द को अगर हम ब्रेक करते हैं तो पहले बनता है कर्तुः, फिर बनता है ईप्सितमम। ईप्सितमम का मतलब है जिसको सबसे ज़्यादा चाहा जाए और वो है कर्म। ये हो गया इसका संधि विच्छेद। कर्तुर ईप्सितमम कर्म। अब विसर्ग का र बन गया। जो र दिख रहा है विसर्ग चेंजेस टू र है। तो ये विसर्ग संधि का वीडियो मैंने बना रखा है इसी चैनल के। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर ग्रामर की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर संधि के 3 वीडियो आपको मिलेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में नियम मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है। विसर्ग चेंज कैसे र होता है। एक्चुअली जब विसर्ग किसी अ या आ में नहीं लगा होता है तो विसर्ग र बन जाता है। यहाँ कर्तु में आप ऊ की मात्रा देख रहे हैं तो इसलिए विसर्ग र बन गया। डिटेल में अगर देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में ग्रामर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब तक हमने जाना कि कर्म क्या है। ठीक है, कर्ता तो सिंपल है, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले में, कि जो काम करता है वह करता है। जैसे बालः जलम पिबति, बालक पानी पीता है तो बालक करता है। कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहेगा वो होगा कर्म। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें कर्म क्यों चाहिए? कर्मणि द्वितीया। कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। हमने कारक चार्ट पढ़ा, विभक्ति चार्ट पढ़ा। विभक्ति चार्ट हमने स्कूल में भी पढ़ा, कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। तो विभक्ति में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, 7 विभक्तियाँ आ जाती हैं। तो जो द्वितीय विभक्ति हमें कहाँ लगानी है इसके लिए नियम है कर्मणि द्वितीया। तो यहाँ पर जलम शब्द आप देख रहे हैं ना, इसमें ये म के नीचे हलंत जो आया है जल शब्द में, ये द्वितीय विभक्ति से आया है। बच्चों ध्यान रखना, द्वितीय विभक्ति में म के नीचे हलंत जो है वो मेन है। अगर मैं कहती हूँ बालक का शब्द रूप लो द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो आपका आंसर क्या बनेगा? बालकम। ये अस्वर है ना, बालक में अस्वर है। अगर मैं कोई आ की मात्रा वाला शब्द लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया बालिका, तो इसका भी हम क्या बना देंगे? बालिकाम। है ना आसान? केवल हम क्या जोड़ रहे हैं? माँ के नीचे हलंत। ऐसी अगर मैं कहती हूँ ई की मात्रा का हमने उठा लिया कोई, मैं कहती हूँ मति, तो मति का अगर हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन बनाना होगा तो हम कहेंगे मतिम। आप शब्द रूप देख लीजिए, यही रूप मिलेगा आपको। अगर मैं ऊ की मात्रा का शब्द रूप उठाती हूँ जैसे साधु, तो इसका बन जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन में साधु। है ना आसान द्वितीय विभक्ति? मुश्किल तो नहीं लगी ना आपको? कर्तुर ईप्सितमम कर्म, कर्मणि द्वितीया। ये दोनों सूत्र समझ में आए? पहला सूत्र क्या कह रहा है कि वाक्य में जो करता है वो सबसे ज़्यादा जिसको चाहेगा वो कर्म होगा।
और दूसरा सूत्र क्या कह रहा है कि कर्म में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। अब हम आगे देखते हैं। अकथितम च, ये एक सूत्र दे रखा है लघु सिद्धांत कौमुदी में। अब अकथितम मतलब क्या होता है? अकथितम मतलब अ और कथितम। अ का मतलब नहीं, नहीं कहा गया, जो नहीं कहा गया। वृत्ति में अकथित को स्पष्ट किया गया, अपादान आदि विवक्षित था परंतु कहा नहीं गया। वाक्य में जो होता है, जो कहा जाता है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो कहा नहीं गया लेकिन वो फिर भी कर्म है। अकथितम का मतलब जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया। चा मतलब और, जो कहा नहीं गया वो भी कर्म है। बालक पानी पीता है, इसमें तो कर्म क्लियर हो रहा है ना, कर्ता ने कर्म को, पानी को पी रहा है, वह पुस्तक को पढ़ता है, वह फल को खाता है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को का चिन्ह जो है क्लियरली है। लेकिन कई जगह आपको ये चिन्ह नहीं मिलता है, वहाँ भी कर्म होता है। तो ये कैसे होता है? इसका ये अर्थ है कि कुछ धातुओं में कर्म अप्रधान होता है, गौण होता है। जिस वाक्य में दो कर्म हो, एक अकथित गौण हो और दूसरा विभक्ति होता है, अप्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गौण कर्म का प्रयोग कभी अकेला नहीं किया जाता, अपितु सदैव मुख्य कर्म के साथ प्रयुक्त होता है। देखो बच्चों, एक तो कर्म आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, जैसे बालक पानी पीता है, बालक इस कर्ता, पानी इस कर्म और पीता है इस क्रिया। ये होता है प्रधान कर्म, जो साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, बाकी की विभक्तियां भी द्वितीय विभक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? अकथितम च इस सूत्र से। अब अकथितम च सूत्र के अकॉर्डिंग गौण कर्म में भी द्वितीया लग जाती है। प्रधान कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। एक मेन होता है, ठीक है, एक प्रधान है जो मेन है, एक गौण है जो अप्रधान है, ठीक है। जो अप्रधान है वो दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझना पड़ेगा, और जो प्रधान है वो समझ में आ रहा है। अब बाकी की विभक्तियां भी अपना प्लेस चेंज करके द्वितीय विभक्ति में आ जाती हैं। कैसे? तो ये अब हम आगे सीखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना। ये संस्कृत भाषा में 16 धातुएं हैं जिनके कारण अप्रधान कर्म माना जाता है। ये ध्यान रखिए, केवल ये 16 धातुएं हैं जिनके कारण गौण कर्म में द्वितीया लगेगी। प्रधान कर्म तो वही हो गया ना, बाल कहा जलम पिबती, एक कर्म हो गया। लेकिन वाक्य में दो दो कर्म हो जाते हैं। फिर एक कर्म तो सिंपल है ही जो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी विभक्तियां भी कर्म कारक का रूप ले लेती हैं। किस वजह से? इन 16 धातुओं की वजह से। जैसे दुह धातु होती है जिसका अर्थ होता है दुहना, जैसे गाय से दूध निकालना, तो गाय यहाँ पर से पंचमी विभक्ति आनी चाहिए, है ना, अपादान कारक होना चाहिए। गाय से दूध अलग हो रहा है, क्योंकि दुह धातु है तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक माना जाएगा। अब आप इसको कैसे समझेंगे, कैसे रखा गया? देखो, काम दो जने कर रहे हैं। एक तो व्यक्ति कर रहा है जो दूध निकाल रहा है, एक गाय कर रही है जो दूध दे रही है। हो गई ना बच्चों दो बातें? गाय भी काम कर रही है और व्यक्ति भी काम कर रहा है। लेकिन आप किसको प्रधान मान रहे हो? देखते अगर गाय का कोई दूध निकाल रहा है तो आप क्या कहोगे, कौन काम कर रहा है? आप कहोगे वो ग्वाला जो है, मिल्कमैन जो है, वो काम कर रहा है, गाय से दूध निकाल रहा है और बाद में पैकेट में पैक करके आपके घर तक पहुंचा देगा, है ना बच्चों? तो समझ में आ गया। द्विकर्मक धातुएं जो होती हैं वो 16 हैं, और जहाँ ये द्विकर्मक धातु होंगी, ठीक है, वहाँ जो सेकंड कर्म जो आ रहा है उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। एक तो मेन कर्म है, जैसे गाय से दूध निकालता है, ग्वाला गाय से दूध निकालता है, तो ग्वाला दूध निकालता है मेन सेंटेंस है। तो यहाँ पर दुहयति जो होगा, दुह धातु होगी, इसके कारण गाय में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी, पंचमी नहीं लगेगी, ठीक है।
तो दुह धातु के योग में फिर याच मांगना, धातु यही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा 16 धातु है, 16 से 17वीं धातु नहीं हो जाएगी। याच का अर्थ है मांगना, जिससे कोई वस्तु मांगी जाती है। सहा तम धनम याचते, वह उससे पैसा मांग रहा है, तो उससे पैसा अलग हो रहा है तो पंचमी होनी चाहिए, लेकिन याच धातु के कारण यहाँ पर द्वितीया आएगी। क्यों? कर्म तो दो हो रहे हैं, एक देने का और एक मांगने का, है ना बच्चों। पच धातु है, इसके कारण भी द्वितीया आएगी। ठीक है। प्रधान कर्म क्या हो गया? जैसे माँ भोजन पकाती है, भोजनम पचती, तो प्रधान कर्म है, आपको तो अम्बा भोजनम पचती, अम्बा रोटी कम पचती। लेकिन अम्बा किससे खाना बना रही है? जैसे चावलों से खाना बना रही है, स्पाइसेस मसालों से बना रही है। ठीक है। तो इसमें पच धातु के कारण दो कर्म हो गए और उसमें क्या हो गया? द्वितीया विभक्ति। दंड अपराध देना, जो अपराध करता है ना, तो अपराध वाले को दंड दिया जाता है, पनिश किया जाता है। तो अगर दंड धातु है तो भी आपकी द्वितीया विभक्ति लगेगी। ठीक है। जिसको दंड दिया जा रहा है उसमें भी, अब दा धातु के योग में तो चतुर्थी होती है, लेकिन यहाँ पर दा धातु नहीं है, यहाँ पर दंड धातु है। ध्यान रखिए कौन सी धातु है? दंड धातु, यानी पनिश करना। तो जिसको पनिश किया जाता है, कहते हैं ना, किसको पनिश करे? कर्ता ने कर्म को पनिश किया जा रहा है, और जिस चीज से पनिश किया जा रहा है। ठीक है। जैसे 100 रुपीज़ का जुर्माना लग गया, 1000 रुपीज़ का जुर्माना लग गया, 5000 का जुर्माना लग गया, तो ये पनिशमेंट हो गई ना। तो उसमें क्या हो गया? सेकंड विभक्ति। रुद्ध होता है रोकना, तो जहां से उसको रोका जा रहा है, जिस स्थान पर उसको रोका जा रहा है, वहां पर भी सेकंड विभक्ति। जिसको रोक रहे हैं उस तो वहां तो लगेगी, लेकिन जहां से रोक रहे हैं वहां पर भी। प्रच होता है पूछना, जिससे पूछ रहा है उसमें भी सेकंड विभक्ति होगी। जो आपका TO2 होता है ना इंग्लिश में, वो बच्चों संस्कृत में सेकंड विभक्ति होती है। टू और टू, ध्यान रखिएगा, टू होता है TO और टू होता है TWO। TWO2 मतलब सेकंड विभक्ति, विभक्ति नंबर 2, और TO2 इंग्लिश में 2 हो गया। गो टू, टॉक टू, आस्क टू, आया ना। ची होता है चुनना, एकत्र करना, किसी को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वहां पर भी हम लगाएंगे कौन सी विभक्ति? सेकंड। ठीक है। ब्रू होता है बोलना, वही टॉक टू, गो टू, आस्क टू कह दिया है ना। शास होता है शासन करना, और शास का अर्थ उपदेश करना भी होता है, शास का अर्थ सिखाना भी होता है। शास के बहुत सारे अर्थ होते हैं, मेन अर्थ क्या होता है? शासन करना, और शास का अर्थ उपदेश देना भी होता है, कंट्रोल करना भी होता है। क्योंकि जो सीट पर बैठ जाएगा, शासन करेगा, शासक को रूल करेगा, तो वो कंट्रोल भी करेगा, बोलेगा भी, है ना। अनुशासन में भी शास धातु होती है, सिखाने में भी शास धातु, राजा प्रजा को सिखाता है बहुत कुछ, क्योंकि जैसा राजा वैसे प्रजा, जो राजा करेगा वही सब प्रजा करेगी। जी का अर्थ है जीतना, तो जीतने में भी आपको लगेगी सेकंड विभक्ति। दो दो कर्म मिलेंगे एक वाक्य में, जब दो कर्म हो जाते हैं तो द्विकर्मक धातुएं हो जाती हैं, और दोनों ही कर्मों में सेकंड विभक्ति लगती है। मंथ होता है मथना, जैसे दूध मथते हैं ना, लस्सी बनाते हैं, दूध को मथा जाता है ना रई से अच्छे से। मुश का अर्थ होता है चुराना। ठीक है। जिसको चुराया जा रहा है वो चीज़ भी है, जिससे चुराई जा रही है उसमें भी, क्योंकि दो दो कर्म हो गए यहाँ पर। नी मतलब ले जाना, इसमें भी लगेगा। हृ मतलब हरण करना, ले जाना। कृष मतलब खोदना, जैसे कृषक को, किसान को कृषक क्यों कहते हैं? वो जमीन खोदता है और उसमें बीज बोता है, फसल लगाता है। वह मतलब ढोना। ठीक है। वह धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसमें एक ढोना भी है, नदी बहती भी होता है, हवा बहती भी हो जाता है। ठीक है। तो जितने भी इसके अर्थ होते हैं उन सभी अर्थों में हम लगाएंगे सेकंड विभक्ति। अब इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक है, दुहिये याच पच दंड पृधि प्रच्छि ब्रू शास जु मथ मुशाम कर्म युग स्याद अकथितम तथा स्यान हृकृष्वहम। ये सारी धातुओं के नाम बता दिए गए। क्या नाम है? दुहु, याच, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, ब्रू,
शास, जी, मत, मुश, नी, री, कृश, वह। ये धातुएं अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, केवल यही 16 धातुएं 16 धातु हैं जिनके कारण वाक्य में 2 कर्म होंगे और दोनों ही कर्मों में आप लगाएंगे सेकंड विभक्ति। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लिया जाता है कि द्विकर्मक धातुओं की काउंटिंग कितनी है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 16 धातुएं हैं। और 16, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, किस सूत्र के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी है। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा ये धातुएं तो नहीं आ रही हैं, इन धातु के कारण अगर आता है तो अकथितम सूत्र के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है। अब हम आगे और देखते हैं। अब हमने धातुएं तो देख ली, कुछ धातुएं नई लगी, कुछ धातुएं पुरानी लगी, तो नई धातुओं को तो ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। दुह धातु का जो रूप चलता है, दोग्धी, दुग्धा, दुहंती, धोक्षी, दुग्धा, दुग्ध, दोहुमी, दुहुवह, दुहुमह। ठीक है बच्चों, कुछ डिफरेंट है ना। तीता, अंति, सीथा, था, आमी, आवा, हम करते थे, लेकिन यहाँ मी, वह और मह तो लगा ही हुआ है, यहाँ भी अंति लगा हुआ है। यहाँ पर क्या रूप फॉलो क्या करें, यहाँ विसर्ग है और यहाँ विसर्ग नहीं है। देखिए ध्यान से, तो दोग्धी मतलब वह दूध दोहता है, दूध निकालता है। ठीक है, दोग्धी, दुग्धा, दुहंती, धोक्षी, दुग्धा, दुग्ध, दोहुमी, दुहुवह, दुहुमह। अब हम नेक्स्ट धातु भी देख लेते हैं, याच। ये तो सिंपल सेव धातु की तरह है ना बच्चों, जैसे आप करते थे ना सेवते, सेवेते, सेवंते, तो ऐसे याचते, याचीते, याचन्ते, याचसे, याचीथे, याचत्वे, याची, याचावही, याचामहे। क्लियर बच्चों। अब है दंड धातु। दंड धातु भी आसानी से कथयति, कथयता होता था ना, ऐसी दंडयति, दंडयता, दंडयन्ति, दंडयसि, दंडयथा, दंडयत, दंडयामि, दंडयावह, दंडयम। तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवह, आमह। और अर्थ क्या होता है, पनिश करना। अब पच और प्रच धातु भी बहुत आसान है। ये धातु है आपकी पच और ये धातु है आपकी प्रच। ठीक है, तो पचती, पचतः, पचंती, पचसी, पस्था, पचत, पचामी, पचावह, पचामा। ये हो गया पच धातु। प्रच धातु का पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छत, पृच्छामी, पृच्छावह, पृच्छामा। पच का मतलब होता है पकाना और प्रच का मतलब होता है पूछना। क्योंकि अगर आपको धातु रूप नहीं पता होंगे तो आप कैसे पहचानोगे, इसलिए मैंने वीडियो में धातु रूप भी डाले हैं। रुद्ध का अर्थ होता है रोकना। इसके रूप कैसे चलते हैं, रुणधि, रुंधा, रुंधंती, रुणत्सि, रुंधा, रुंध, रुणध्मि, रुंध्वा, रुंध्वा, रुणद्धि, रुंधा, रुंधंती, रुणत्सि, रुंधा, रुंध, रुणध्मि, रुंध्वा, रुंध्मः। ठीक है बच्चों, शब्दों की पहचान होनी चाहिए आपको अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें अंडरलाइन वर्ड का बताना पड़ता है कि कौन सी विभक्ति और किस वजह से हुई है। तो अगर आप धातु को पहचानते होगे तो आंसर निकाल लोगे। ची का देखो कितना आसान है, चिनोति, चिनुता, चिन्वंती, चिनोषि, चिनुथा, चिनुत, चिनोमी, चिनुवह, चिनुमः। याद है कौन सी धातु, क्री धातु, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो चिनोति, चिनुता, चिन्वन्ति, चिनोषि, चिनुथा, चिनुत, चिनोमी, चिनुवह, चिनुमः। ये धातु रूप। ब्रू का क्या बनता है, ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवन्ति, ब्रवीषि, ब्रूथ, ब्रुथ, ब्रवीमि, ब्रुवः, ब्रूमः। ये ब्रवीति शब्द बहुत कॉमन है, आपने बहुत कहानियों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, शास धातु है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। एक तो मेन अर्थ है उसका शासन करना, दूसरा अर्थ क्या है, सीखना, तीसरा अर्थ क्या है, बोलना, बताना, उपदेश देना, नियंत्रण करना। अनुशासन में भी शास धातु होती है ना,
याद आया? अनुशासन। क्लास में अनुशासन में रहना चाहिए ना, ठीक है। तो शास्ति शिष्टः शासति, ये इसमें शासति और इसमें शासति, इसमें स आधा है और इसमें स पूरा है। शाससि शिष्टः शिष्ट, शास्मि शिश्वः शिश्मः। ठीक है बच्चों। फिर है मथ धातु, मथनाति मथनीतः मथनन्ति, मथनासि मथनीतः मथनीत, मथनामि मथनीवः मथनीमः। फिर नेक्स्ट धातु होती है मुष्णाति, और मथ और मुश एक जैसी है। हमने मथनाति पढ़ा था, तो यहाँ है मुष्णाति, मुष्णीतः मुष्णन्ति, मुष्णासि मुष्णीतः मुष्णीत, मुष्णामि मुष्णीवः मुष्णीमः। ठीक है बच्चों, समझ पाए? अब इसके अलावा है जी धातु और नी धातु, दोनों एक जैसी हैं। जयति, ती था अंति, सी था आमी आवामा, जी का जय बन गया, नी का नया बन गया। ई जो है वो अय में चेंज हो रहा है यहाँ पर, छोटी ई हो या बड़ी हो। तो जयति जयतः जयंती, जयसी जयथा जयत, जयामी जयावह जयामा, नयति नयतः नयंती, नयसी नयथा नयत, नयामी नयावह नयामः। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? अब ये तो और भी सिंपल है। ती था अंति, सी था आमी आभाम, सब में देख लो। यहाँ पर हरती हरता हरंती, हरसी हरथा हरत, हरामी हरावा हरामा, कर्षती कर्षता कर्षंती, कर्षसी कर्षता कर्षत, कर्षामी कर्षावा कर्षामा, वहती वहता वहंती, वहसी वहता वहत, वहामी वहावा वहामा। क्लियर है? कितना आसान है। तीता अंति तो लगा, और लगा क्या है। अब हमने धातुएं सीख ली, लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र दे रखे थे वो देख लिए, ठीक है। अब इनका वाक्य प्रयोग भी देख लें 16 धातुओं का। याच धातु है, देखो याच धातु थी ना पहली धातु, याच। इसका ये सेंटेंस देखिए, सह सर्वकारम भूमिम याचते। यहाँ पर सर्वकारम शब्द अंडरलाइन कर देंगे और पूछ लेंगे कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के कारण। तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे आप? आंसर विभक्ति लिखेंगे द्वितीया। आप क्या लिखेंगे? अत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति। यहां पर सेकंड विभक्ति है, ठीक है। और म के नीचे हलंत बता दी ना सेकंड विभक्ति। तो अब किस कारण से क्या है, कारण क्या पूछेंगे? तो अकथितम सूत्र, इति सूत्रे कारणात्, इति सूत्रेण अत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति। बच्चों 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। विभक्ति को पहचानना भी होता है और विभक्ति का सूत्र भी बताना होता है। तो ये जो 16 धातुएं अगर आ जाती हैं तो सूत्र क्या बनेगा? अकथितम च। अकथितम च क्या सूत्र है हमारे पास? अकथितम च। तो ये ध्यान रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, अकथितम च। अकथितम च, इस सूत्र के कारण यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगी है, ये ध्यान रखिएगा। अब शिक्षकः छात्रम प्रश्नम पृच्छति। यहाँ पर प्रधान कर्म क्या है? प्रश्नम, और गौण कर्म क्या है? छात्रम। कई बार पूछ लिया जाता है प्रधान कर्म क्या है, गौण कर्म क्या है। शिक्षक क्वेश्चन पूछ रहा है, मेन सेंटेंस तो यही है ना। तो क्वेश्चन को पूछता है, तो इसमें प्रधान कर्म क्या हो गया? प्रश्नम। तो प्रश्नम इज प्रधान कर्म और छात्रम इज गौण कर्म, मतलब अप्रधान कर्म। स पादपान पुष्पाणि चिनोति, यहाँ पर पादपान और पुष्णाति दो दो कर्म है। मुख्य कर्म क्या है? पुष्पाणि, और अप्रधान कर्म क्या है? पादपान। पौधों से फूलों को चुनता है, पौधों से फूलों को तोड़ते हैं ना बच्चे। तो एक बच्चा है फूलों, पौधे से, प्लांट से फूलों को तोड़ कर ला रहा है। तो यहाँ पर पादपान शब्द लगा है,
ठीक है, समझ रहे हैं ना। और विभक्ति क्या, फूलों पौधे से फूल अलग हो रहे हैं, तो पंचमी होनी चाहिए, लेकिन पंचमी विभक्ति भी सेकंड विभक्ति में एंटर कर गई है। किस कारण से? अकथितम सूत्र के कारण। क्रेन यानम विकृत यानम नगरम नयति। अब यहाँ पर जो नयति धातु है, जो इसमें जो नी धातु है उसके कारण नयति शब्द बना, और नयति के कारण विकृतम यानम, जो विकृतम यानम है, जो यानम शब्द है, इसमें हमने सेकंड विभक्ति लगाई है, नगरम नगर को ले जाता है। ठीक है। नौका यात्रिणम नदी पारम नयति। अब यात्रिणम और नदी पारम दो दो कर्म हो गया ना। नौका नदी पार ले जाती है, ठीक है, ये तो एक हो गया, ले जाती है, लेकिन किसको ले जाती है? यात्री को ले जाती है। ठीक है। माता तंडुलान ओदनम पचती। तंडुलान और ओदनम दोनों दो दो कर्म आ रहे हैं ना यहाँ पर, देखो हर एक में दो दो कर्म है, दो दो कर्म है यहाँ पर, दो दो कर्म है यहाँ पर, दिख रहे हैं ना जहाँ जहाँ सर्कल डाले हैं। माता चावलों से खाना बनाती है, तो पचती के कारण, पच धातु के कारण अप्रधान कर्म जो तंडुल है उसमें भी हमें सेकंड लगानी पड़ी। सह ग्रामम ग्रहम रुणधि। सह गाम, वे गाम कहते हैं गाय को, गो गावो गावा, गाम शब्द बनता है द्वितीय विभक्ति एक वचन। यहाँ भी म के नीचे हलंती मिल जाएगा सेकंड विभक्ति में आपको। वह गाय को घर में रोकता है। ठीक है, गाय को खूंटे पर बांध रखा है, ठीक है, लेकिन गाय बार बार भाग जाना चाह रही है। जैसे पैट एनिमल भागते हैं ना, आप कहीं कोई डर रहा होता है, आप पैट एनिमल की रस्सी से पकड़ लेते हो उसको और उसको कहीं बांध देते हो, लेकिन पैट एनिमल तो भागता ही रहता है, तो गाय को वो रोक रहा है, रुणधि रोक रहा है। तो रुणधि के कारण ग्रहम और गाम दोनों में सेकंड विभक्ति। सह तम शतम जयति, वह उससे 100 रुपये जीत लेता है। तो जी धातु के कारण ये तत्शब्द के रूप तम में और शतम में सेकंड विभक्ति लगी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। चौराह पथिकम, ये हलंत है बच्चों, म नहीं है, ऊ नहीं है। सह पथिकम धनम मुष्णाति। चौराह जो चोर है, पथिक होता है राह पर चलने वाला। ठीक है, कोई मुसाफिर चल रहा है, चलने वाला कोई भी व्यक्ति, रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, और चोर आता है उसकी पॉकेट मार के चला जाता है। तो चौराह पथिकम धनम मुष्णाति, मुष्णाति चुराता है। तो यहाँ पर मुष्य धातु है, इसलिए धन तो प्रधान कर्म है, धन चुरा रहा है, धन में तो लगेगी, लेकिन जो अप्रधान कर्म है जिससे चीज चुराई जा रही है उसमें भी हम सेकंड विभक्ति लगाएंगे। स दुग्धम नवनीतम मुष्णाति, वह दूध से मक्खन निकालता है। इसमें दूध से जो है, दूध शब्द है, इसमें भी हमने सेकंड विभक्ति लगा दी है। क्यों? क्योंकि ये अप्रधान कर्म है, दोनों दो दो कर्म आ रहे हैं। ठीक है। स गाम दुग्धम दोग्धी। अब इसमें भी क्या है? वह गाय से दूध को निकालता है। तो गाय से गाम में है, कौन सी विभक्ति लगी यहाँ पर? सेकंड। और अगर आप मीनिंग करोगे तो गाय से दूध निकालता है, करता नहीं कर्म को, आप कहोगे मैम ये तो फिफ्थ विभक्ति में आना चाहिए, क्योंकि दुग्ध ये है, दोग्धी शब्द यहाँ लिखा है धातु रूप का, तो इसलिए यहाँ पर गाय में भी हम सेकंड विभक्ति लगाएंगे। आरक्षी अपराधीनम शतम रूप्यकाणि दंडयति। आरक्षी जो है, सिपाही जो है, वो 100 रुपये जुर्माना लगा रहा है। तो अपराधीनम शब्द जो है यहाँ पर गौण कर्म है। शतम रूप्यकाणि 100 रुपीज़ फाइन करता है। सह बालकम विद्यालयम नयति, वह बच्चे को विद्यालय ले जाता है। ठीक है, तो विद्यालय बन गया और बालकम बन गया। स तम उत्तरम ब्रवीति, वह उसको उत्तर देता है। चौरम ग्रहम धनम नहीं हरति, यहाँ पर देखो चोर जो है घर से धन हर के ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर ह्री धातु है। ठीक है, तो ये द्विकर्मक धातु है, तो द्विकर्मक धातु के कारण यहाँ पर ग्रहम में भी द्वितीया लगी है। तो पेपर में पूछा जाता है तो क्या लिखते हैं हम? अत्र अकथितम सूत्र अकथितम च सूत्र, सूत्र क्या है? अकथितम च सूत्र कारणात् द्वितीया
विभक्ति। कारण शब्द में पंचमी लगती है ना, अस्ति। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। फिर है राजा प्रजाम शासति, राजा प्रजा पर शासन करता है। ठीक है, राजा प्रजा पर शासन करता है, तो यहां पर भी सेकंड विभक्ति लगी है। ठीक है, और एक सेंटेंस क्या बन सकता है, शिष्यः गुरुं धर्मम। शिष्य गुरु से धर्म, गुरुः शिष्यम आप लिख सकते हैं, गुरुः शिष्यम धर्मम शासति। गुरु शिष्य को धर्म सिखाता है। शास धातु के बताए थे ना मैंने, बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया आपको? प्रथमा विभक्ति मैंने पहले आपको समझा दी थी, द्वितीय विभक्ति इसमें समझा दी है, और द्वितीय विभक्ति केवल यहीं तक एंड नहीं हो जाती है। आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में तो द्वितीय विभक्ति का जो चैप्टर था मैंने करा दिया। उपपद विभक्ति के कारण भी द्वितीय विभक्ति आती है। तो बच्चों इसी चैनल पर ग्रामर की प्लेलिस्ट में देखना, ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल में मैंने, संस्कृत विषय में। उसमें आपको उपपद विभक्ति का एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें उपपद विभक्ति के सारे शब्द आपको मिल जाएंगे कि उपपद विभक्ति के लिए कुछ शब्द डिसाइडेड होते हैं, इसमें द्वितीय विभक्ति के बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, तो उसको भी एक बार थ्रू आउट कर लीजिए, जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया, समझ गए ना? तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, ऐसे घुमा फिरा कर ट्विस्ट करके क्वेश्चन आएगा। तो एक बार उपपद विभक्ति के शब्द भी कर लेना, और वहाँ पर क्या कहोगे कि उपपद विभक्ति कारणात् अत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति। द्वितीय होगी द्वितीय, तृतीय होगी तृतीय, हमने सारी विभक्तियाँ क्लियर कर रखी हैं उपपद विभक्ति के कारण। यहाँ पर हम कर रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक है, जिसके कारण ये द्विकर्मक धातुओं के कारण यहाँ पर सेकंड विभक्ति लगी है। तो बच्चों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।